हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हम कुछ कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल इवेंट्स को देख रहे थे जो कि हमारे जियोमॉर्फोलॉजी वाले पोर्शन से रिलेटेड हो। तो हमने इसमें दो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स पढ़ रखा है। सबसे पहले हमने वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में हमने अर्थक्वेक के बारे में वापस से पढ़ लिया। तो एक काइंड ऑफ रिवीजन ही था आपके लिए। जो हमारा तीसरा और आखिरी जियोमॉर्फोलॉजिकल इवेंट ऐसा देखने को मिलता है वो है सुनामी। ये सुनामी तीसरा ऐसा रीजन मिलेगा जिसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी और ये एक पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलेगा जिसके बेसिस पर ये सुनामी जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल प्लेट टेक्टोनिक्स ही रिस्पॉन्सिबल हो सुनामी के लिए, लेकिन सुनामी के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल जो रीजन है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर ही है, या फिर हम यूं बोले कि सुनामी के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ओशन सरफेस पे अर्थक्वेक के कारण ही होता है। अभी एक डेटा है उसको भी हम देख लेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार सुनामी होता क्या है या फिर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सुनामी देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सू और दूसरा है नामी। यहाँ पर जो सू है ये जापानीज वर्ड में इसका नाम होता है हार्बर। हार्बर को वहां पर सू बुलाते हैं और नामी का वहां पर अर्थ होता है वेव। इसीलिए सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव, या फिर हम इसको अल्टरनेटिवली सुनामी को हार्बर वेव के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का सिस्मिक सी वेव है। अब सिस्मिक सी वेव क्या होता है तो आपको सिस्मिसिटी पता होगी क्योंकि हमने, या फिर आपको सिंपली सिस्मिक वेव्स भी पता होंगे। सिस्मिक वेव्स जो हम बॉडी वेव सरफेस वेव पढ़ रहे थे ये सब सिस्मिक वेव्स ही हैं। अब इन सबके चलते अगर आपको ये समझ में आता है कि ये सिस्मिक वेव्स तो सिस्मिक सी वेव्स क्या होंगी, सिंपल सा वर्ड जैसे कि इसमें नाम सजेस्ट कर रहा है कि अगर ओशन सरफेस के अंदर ये वेव्स ट्रैवल करेंगी तो हम इन वेव्स को सिस्मिक सी वेव्स बोल देंगे। अब यहाँ पर होता यूं है कि जो सुनामी होती है ना इनका वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। समझते हैं वेवलेंथ या फिर जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आखिरकार क्या होती हैं। मानो कि हमें इतना पता है कि पानी में अगर हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर रिपल्स क्रिएट होते हैं। इन रिपल्स के चलते हम क्या देखते हैं कि वहां पर कुछ तो क्रेस्ट बनता है और कुछ ट्रफ बनता है, फिर वापस से क्रेस्ट बनता है, ये ट्रफ बनता है। तो यहाँ पर हम इनको लिख सकते हैं कि ये हमारे लिए एक क्रेस्ट का काम करता है और ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे लिए ट्रफ का काम करता है। मतलब कि एक बीच की लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जिसके हम बताते हैं ऊपर सबसे टॉप मोस्ट हाइट क्रेस्ट का होगा और सबसे बॉटम मोस्ट हाइट जो होगा वो ट्रफ का होगा। सिंपल सी बात समझ में आता है। इसके बाद फिर से यही चीजें रिपीट होंगी, यहाँ पर भी एक क्रेस्ट आएगा और यहाँ पर वापस से एक ट्रफ आएगा। इसी में वाटर रिपल्स बनते हैं। समझ लो आपकी सुनामी भी कुछ इन्हीं वेव्स के कारण ऐसा ही कुछ वेव्स बनता है जिनको हम लोग सिस्मिक सी वेव्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पर वेवलेंथ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ केवल केवल इस वेव की नहीं, या फिर कभी भी आपको वेवलेंथ के बारे में समझना हो तो ये आप समझो कि ये प्रकार का लेंथ है। लेंथ है मतलब दूरी है। ये दूरी आपको पता चल जाएगी किस किस पॉइंट के बीच में है तो आप वेवलेंथ को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। वेवलेंथ उसको बोलते हैं कि आप एक वेव का कोई भी एक सिरा पकड़ लो और देखो कि दोबारा उसी सिरे पर ये कब पहुंचता है। जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ वाला पॉइंट लिया, जहां से अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ से हमें क्या पता चला इसके बाद वेव्स ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो कि यही वाला पॉइंट वापस से कब हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा क्या, जीरो तो है लेकिन यहाँ पर नीचे डायरेक्शन जा रही है, इसलिए ये वाला पॉइंट नहीं। और आगे बढ़े तो एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी सेम यही फिनोमेना हो रहा है जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। एक्चुअल में क्या होता है कि इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स के अंदर। ये लैम्डा का सिंबल है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक सिरा यहाँ पकड़ा। जरूरी नहीं है कि ये सिरा जो है यहीं से स्टार्ट हो, हम क्रेस्ट से लेकर एक क्रेस्ट तक भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी एक वेवलेंथ के बराबर होगा। इवन क्रेस्ट टू क्रेस्ट नहीं, हम ट्रफ से ट्रफ तक भी ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, एक वेवलेंथ के बराबर होगा। तो ये होता है वेवलेंथ। सुनामी में बोलते हैं कि वेवलेंथ जो होता है जब डीप वाटर में सुनामी स्टार्ट होता है, जब बहुत गहरे समुद्र में स्टार्ट होता है उस टाइम पर इसका वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। मतलब कि आपको पानी के अंदर जो है, या फिर मान लो कि ये कोस्टल रीजन है आपका, कोस्टल रीजन के बाद ये पूरा समुद्र है और यहाँ से आप समझ लो अगर मान लो 100 किलोमीटर मान लो आप अंदर पानी में समुद्र में कहीं यहाँ पर आपकी बोट तैर रही है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर वेवलेंथ क्रिएट भी होगा तो ये वेवलेंथ ऐसा कुछ क्रिएट होता है, मतलब कि लगभग 100 किलोमीटर दूर का वेवलेंथ होगा, 500 किलोमीटर दूर तक का वेवलेंथ सुनामी का हो सकता है। तो ये जो वेवलेंथ है ना ये काफी बड़ा होता है। इसीलिए हम सुनामी के एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं कि जो भी सुनामी के अंदर सिस्मिक सी वेव्स होते हैं इनका वेवलेंथ जो होता है काफी ज्यादा होता है, बहुत लंबे वेवलेंथ के ये वेव्स होते हैं। दूसरा कि इनको हम लोग कॉमनली टाइडल वेव्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए टाइड्स और टाइडल वेव्स के चलते। देखो टाइड्स जो होता है उनका रीजन हमने अपने डेमो लेक्चर में भी देखा था, जो सबसे पहला डेमो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो आपने देखा होगा कि उसमें मैंने टाइड्स को ही पढ़ाया था। टाइड्स के पीछे का कारण तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज की बात हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टाइडल वेव्स मतलब क्या होता है, ये टाइडल वेव्स सुनामी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर बेसिकली रीजन ये है कि मान लो अर्थक्वेक हो सकता है या फिर जो भी कॉजेस हैं अभी हम इसके बारे में पढ़ लेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, इसके बाद ये जब भी शोर पर पहुंचती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हाइट बहुत कम होगा, हो सकता है कि 1 ही मीटर ऊंचा हाइट हो 100 किलोमीटर अंदर, लेकिन जैसे जैसे ये शोर की तरफ पहुंचती जाती है इसका जो हाइट है वो काफी बढ़ जाता है। हो सकता है कि इसकी हाइट शोर पर लगभग 30 मीटर से 35 मीटर ऊंची हो जाए। अब 30 मीटर और 35 मीटर ऊंचा समझते हैं कितना होता है, आप समझ लीजिए कि आपके बिल्डिंग का जो एक फ्लोर होता है वो नियर अबाउट 3 मीटर का होता है। अब आप समझिए कि अगर 35 मीटर से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कम से कम 10 फ्लोर ऊंचा या फिर 11 फ्लोर ऊंचा ये जो सुनामी के वेव्स आते हैं शोर पर, तो ये इतने ऊंचे होते हैं आपसे आपके सामने जब भी आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए सुनामी बहुत ही बड़े लेवल का कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन होता है। अगर समझ लीजिए शोर पर आ गया और शोर पर हैबिटेशन है तो आप समझ लीजिए फिर तो डिस्ट्रक्शन से कोई बचा नहीं सकता है, बहुत मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन होता ही होता है। इसके बाद हम यही पढ़ रहे थे कि आखिरकार सुनामी के क्या क्या कारण बन सकते हैं। देखो सुनामी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है इसमें से अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा लगभग 72% जो है वो अर्थक्वेक के कारण से ही सुनामी आती है। अब ये इसके पीछे कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सेकंड नंबर पर आता है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड में आप देखोगे यहाँ पर ये वाला पोर्शन लैंडस्लाइड का है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वोल्केनो से भी कभी-कभी सुनामी इंड्यूस हो जाता है और फाइनली एटमॉस्फेयर से। इन्हीं चार रीजंस के बेसिस पर हम अपने कॉजेस को डिफाइन करते हैं। देयर आर सर्टेन अदर सोर्सेज आल्सो जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर ही लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं सुनामी के लिए। सबसे पहला यही हमको समझ में आता है कि देखो क्या होता है कि पानी का जो गहराई है, इस गहराई में जो भी ओशन सरफेस से देखने को मिल रहा है, ये ओशन सरफेस में अगर मान लो कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के दो अलग-अलग ओशनिक प्लेट्स थे, इन ओशनिक प्लेट्स का क्या कंडीशन था कि दोनों आपस में कन्वर्ज हो रहे थे। तो कन्वर्ज होते होते एक प्रेशर क्रिएट होगा ना, ये प्रेशर बढ़ते 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 अचानक से एक दिन रिलीज होगा और फिर उसके चलते वेव जनरेट होगा। हमें पता है कि वेव जनरेट होते हैं जब भी अर्थक्वेक आता है, इन्हीं वेव्स के कारण ऊपर से वापस से पानी भी डिस्टर्ब होगा और ये पानी शुरुआती दौर में तो देखा जाए कि यहाँ का वेवलेंथ काफी ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ये सरफेस पर पहुंचेगा एक तो इसका हाइट भी काफी हद तक बढ़ जाएगा और इसका जो वेवलेंथ है ये भी छोटा हो जाएगा। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए दूसरा या फिर सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीबेड देखते हैं हम। तो इसके पीछे का क्या रीजन है उसके लिए हम एक बार एक डायग्राम या फिर एक पर्टिकुलर
इस वीडियो को देख लेते हैं। यहां पर आप इस वीडियो को देखो, इसमें बेसिकली दो प्लेट्स आपस में, ये वाला जो ओशन सरफेस है ये सबडक्ट होना चाह रहा है इसके अंदर। आप देखो कि ये धीरे धीरे इसको भी अपनी तरफ खींचते ले जा रहा है, लेकिन क्या होगा कि एक समय आएगा ना जब, इन अंकल जी को हटा देते हैं, सॉरी हम कुछ यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि ये जब अंदर की ओर खिसकता है तो आप देखो कि इस प्लेट को भी अपनी तरफ लेके अंदर बढ़ रहा है। तो क्या होगा, अंकल जी को देख लेते हैं, बहुत कम सेकंड के लिए है ये। तो ये जो समझा रहा है अपने हाइट से कि ये ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है, सेम यही होगा। और जैसे ही ऊपर उठा तो आपने देखा क्या कि कैसे पूरा का पूरा जो ओशन का सरफेस है वो आपस में एक वेव जनरेट करता है। इसको फिर से देख लो, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर डेवलप होने से अचानक से ये उठ जाएगा। ये कैसे उठेगा आप बता रहे हैं अंकल जी, फिर से देख लो, ये ऐसे हाथ का एक्सप्रेशन देखना, ऐसे सेम यही कंडीशन है। यहाँ पर ये ऐसे उठा और वेव्स जनरेट हो गई। यहाँ पे जब भी डीप ओशन सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वेव्स जो होते हैं इनका स्पीड बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा कहने का क्या मतलब है कि जितना आप समझ लो कि एक सुपर जेट का स्पीड होता है, मान लो कि 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 700 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ और कितना तेजी से ये वेव जनरेट हुआ है उसके बेसिस पर ये ट्रैवल करते हैं इतनी तेजी से। तो इन सब बेसिस पर हमने ये समझा ना। और एकदम शुरुआत में हमने, अभी आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था किस हिसाब से कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में मर्ज होते तो भी कुछ ऐसी तरीके से उठते थे। तो इन सब रीजन को हम अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कैसे सुनामी का वेव आ रहा है और उसके पीछे आखिर क्या रीजन है। ये पर्टिकुलर रीजन, अब देखो वेव कैसे जा रहा है इनके बारे में हम फिर और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अपने और सारे कॉजेस को देख लेते हैं। तो इवन जो एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में भी, जिसमें 2004 दिसंबर मंथ में हमें एक इसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है सदर्न इंडिया का, उसने कुछ ऐसी ही सुनामी फेस की थी। इसका हालांकि ओरिजिन जो था, ये वाला ओरिजिन ये सुमात्रा वाले कोस्ट पर था। अब ये कैसे कहां पर ओरिजिनेट हुआ था इन सबको हम आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने कॉज पर कंसंट्रेट करते हैं। देखो ये कुछ एनाटॉमी है सुनामी की, जिस हिसाब से हम चीजों को समझ रहे थे। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि ये प्लेट अचानक से ऊपर आता है तो सेम इसी कॉन्टूर में, जो ये कॉन्टूर आपको दिख रहा है ना, इसी कॉन्टूर में आपको दिख रहा है कि ऊपर की वेव्स भी कुछ ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक, अचानक से जब इनका राइज होगा तो सबसे पहले तो कुछ ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा जिसमें से ये जो शोर का, मान लीजिए अभी तो ये काफी बात का दिखा रहा है, मान लीजिए शोर की लाइनें तो यहीं तक होंगी ना, तो अगर ये पानी अचानक से ऊपर उठ गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से पानी थोड़ा पीछे जाएगा पहले, उसके बाद अचानक से कुछ तेज जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल बड़े बड़े वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। इसके बेसिस पर अगर हम और कॉजेस देखें, तीसरा कॉज हम यहाँ पर बता रहे हैं मैरीन वोल्केनिक इरप्शन। मैरीन वोल्केनिक इरप्शन का क्या कारण हो सकता है, हमने बताया था जैसे कि क्रकाटाउ वोल्केनिक एक्सप्लोजन से लगभग 1883 में 36,000 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, और हमने बोला था कि ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि इसकी आवाज ऑस्ट्रेलिया तक भी सुनाई दी थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ये रहा होगा। इसके बेसिस पर इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सकता है हमें। हम बात कर रहे हैं, कौन सी वीडियो है यहाँ पर, ये, इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अभी धुंधला सा दिख रहा है ये हमारा वोल्केनिक इरप्शन देगा। अब ये वोल्केनिक इरप्शन कभी भी मान लो एक्सप्लोड होगा ना, तो हो सकता है कि यहाँ से इतनी सारी चीजें टूट के नीचे आए और मैग्मा भी नीचे आए। और ये देखो कितने बड़े बड़े वेव्स क्रिएट कर रहे हैं। इन पे हम वापस से लौट के आएंगे जब हम सुनामी के और भी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपको समझ आ गया वोल्केनो और प्लस लैंडस्लाइड दोनों का ही रीजन हम सिमिलर काइंड ऑफ देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जैसा कि हमने देखा है। तो ये तो एक मैरीन वोल्केनिक इरप्शन हो गया। दूसरा आता है यही लैंडस्लिप जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि समुद्र के अंदर आप देखोगे ना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे डिफाइन करेंगे हम, मान लो कि यहाँ तक पूरा एक हमारा लैंड सर्फेस रहा है और इसके बाद से समुद्र स्टार्ट होता है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे डेप्थ बढ़ता रहेगा और अचानक से एक डेप्थ डाउन की तरफ आता है, मतलब कि हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। और फिर यहाँ से सी बेड हमारा स्टार्ट होता है। ठीक, तो हमारा जो ओशन सर्फेस है वो कैसा दिखेगा, यहाँ तक ऊपर ऊपर तक दिख रहा होगा ऐसे। तो हम क्या बात करें, शुरुआत में तो डेप्थ काफी कम होगा, लेकिन ये डेप्थ अचानक से काफी बड़ा होता है यहाँ पर। इसी को हम लोग सबमरीन लैंडस्लाइड बोल रहे हैं। अब जो यहाँ की जमीनें हैं, आप सोचो कि अगर यहाँ की ये जो आपको इमेज भी दिख रहा होगा, ये अचानक से टूट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही ये इतना पोर्शन नीचे गिरेगा तो जैसी बात है ना कि यहाँ वाला पानी ऊपर उठेगा। जब ये पानी ऊपर की तरफ उठेगा तो कुछ इस हिसाब से आपको वाटर दिखेगा, वाटर फोर्स अप, ये वाला वाटर ड्रॉन डाउन, और इसकी वजह से एक सिस्मिक सी वेव हमारा जनरेट हो गया। ठीक, मतलब सब चीज को मिला जुला के हमको फाइनली अगर सुनामी क्रिएट करना है तो ओवरऑल हमको एक बड़े लेवल पर सिस्मिक सी वेव को जनरेट करना है। अब इसके पीछे जो भी रीजन, जो भी लोग ऐसा सिस्मिक सी वेव जनरेट करा देंगे उसके बेसिस पर सुनामी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया सबमरीन लैंडस्लाइड के चलते कैसे सुनामी आता है। और यहाँ पर एक और फोर्स होगा कि अब यहाँ पर ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया, तो आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट करेगा, इसको वापस से नीचे की तरफ खींचेगा। और यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो ट्रफ और क्रेस्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वेव का प्रोपगेशन है कुछ इस हिसाब से तो होता है, तो इसीलिए ग्रेविटेशन का भी रोल यहाँ पर होता है। और ये भी समझो कि फ्लोर से भी ये जो सी बेड नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ पर भी तो ग्रेविटेशन का ही रोल हुआ होगा। ऐसा सुनामी आया था 1998 में पेपुआ न्यू गिनी में, और यहाँ पर भी इन्हीं लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ा अर्थक्वेक जनरेट हुआ, और इस लैंडस्लाइड के चलते भी और प्लस अर्थक्वेक के कारण भी ये सुनामी वहाँ पर देखने को मिला था। पांचवा जो रीजन है वो आता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के गिरने से। बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थ के नियर ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से अट्रैक्ट होकर कभी-कभी अर्थ के सरफेस पर गिरने आ जाते हैं। और अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा और किसी ओशन सरफेस पर ऐसे गिर जाए तो ये भी तो सेम वेव्स ही डेवलप करेगा। जिस हिसाब से हम एक छोटे से नदी में, छोटे से तालाब में पत्थर फेंकते हैं, समझ लो उसी हिसाब से ये कुछ बड़े समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर एक बड़ा सा पत्थर होगा जो कि इतना बड़ा होगा कि वो काफी बड़े रिपल्स क्रिएट कर दे, काफी बड़े वेव्स क्रिएट कर दे। तो एक तो रीजन ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक रीजन ये होगा जिसको हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन बताते थे। अगर कोई भी कारण, मतलब कि सुनामी के पीछे अगर कोई भी इंसानी कारण होता है तो इसको हम लोग ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन बोलते हैं या फिर मैन मेड रीजन बोलते हैं। यहाँ पर जो छठवां है वो हमारा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। न्यूक्लियर वेपन का एक्सप्लोजन करा दें, मासिव एक्सप्लोजन अगर ओशन सरफेस के अंदर करा दें, या फिर हम न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने के लिए किसी पानी के अंदर जाके एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सप्लोजन करा दें। तो ऐसे जो भी मासिव एक्सप्लोजन होंगे वो भी सुनामी जनरेट करने में काफी ज्यादा रिस्पांसिबल हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड का जो मिलिट्री फोर्स है ना, उसने एक फेल्ड अटेम्प्ट ऐसा ही कुछ किया था जिसकी वजह पर वो छोटा सुनामी क्रिएट करना चाहता था दूसरे कंट्रीज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पास में। यहाँ पर दूसरा और क्या कॉजेज है, क्या एक है मीटियो सुनामी। मीटियो सुनामी क्या है कि अगर हम समझते हैं कि देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ मेटेरोलॉजिकल कंडीशन। अभी मेटेरोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि मान लो कि ऊपर से बादल गुजर रहा था, काफी बड़ा बादल था, और इसका पानी जिसको हम लोग अपने देसी भाषा में बादल फटना बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ा वाटर का लेवल जो है अचानक से आ गिरेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा बड़े से एरिया में, ये नीचे की ओर जाएगा और इधर का पानी ऊपर उठेगा। इस बेसिस पर भी तो एक वेव क्रिएट हो जाएगा।
है कि नहीं। इसके बाद मान लो कोई भी ऐसा विंड सिस्टम आ रहा है, तो बहुत बड़ा विंड सिस्टम है, हाई स्पीड विंड स्टॉर्म है या कुछ भी है, जो कि अचानक से यहाँ पर स्टक करता है और ये सिस्मिक सी वेव जनरेट कर देता है। इसके अलावा मान लो कि कोई भी बहुत बड़े लेवल पर एयर प्रेशर अचानक से यहाँ पर लग गया, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखो ये उतना बड़े लेवल का तो डिजास्टर नहीं होगा मीटियो सुनामी से, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि छोटी एनर्जी होगी सुनामी की, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्टिव थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। इसका भी एग्जांपल 2013 के न्यू जर्सी यूएसए में आप देख सकते हैं, जहां पर एक हाई स्पीड विंड स्टॉर्म के चलते जो थंडर स्टॉर्म से भी बीच बीच में आता रहा, इसके कारण यूएसए में सुनामी आ गई थी। तो ये सब थोड़े रीजन हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सुनामी अगर इवन इफ एपिसेंटर इज अबव और बिलो ओशनिक वाटर। आपको बताना है कि अगर ये मान लो ओशनिक सरफेस है, जितना भी तक हमने देखा कि ये सबडक्ट हो रहा है और ये अचानक से ऊपर उठ जाता है दूसरा वाला, और यहाँ पर पूरा हमारा पानी भरा हुआ है, तो इसका कहना है कि अगर एपिसेंटर पहले क्या होता है आप ये बताओ। एपिसेंटर मतलब जहाँ पर सरफेस सबसे पहली बार उसको देखें, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एपिसेंटर अगर ओशियन वाटर्स के ऊपर हो या फिर उसके अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनामी आ ही सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल से गलत हो जाता है, सामने समझ में आ जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। मतलब कहने का मतलब है कि सुनामी अपने आप में कोई अर्थक्वेक नहीं है, बल्कि अर्थक्वेक के रीजन से जो भी ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं उसका एक फॉर्म है वेव्स जनरेशन में, वो सुनामीज अपने वेव्स के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको इसमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्लाइड को पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार अर्थक्वेक इंड्यूस्ड सुनामी के पीछे क्या मैकेनिज्म होता है। देखो मोटे मोटे तौर पर हमने समझ लिया है कि मैकेनिज्म कुछ कुछ तो कैसा होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि अंडर सी अर्थक्वेक जब भी आता है तो वो सी के फ्लोर को अनस्टेबल बना देता है। जैसे ही इंस्टेबिलिटी आती है सी के फ्लोर में, तो सेम कॉन्टूर बनता है जो उसके ऊपर का वाटर का लेवल होता है। इस हिसाब से यहाँ पर एक सिस्मिक सी वेव जनरेट हो जाता है। यह सिस्मिक सी वेव का कारण ये होता है कि यहाँ पर एक जगह नीचे के डायरेक्शन में हेवियर प्लेट ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट होता रहता है, और इसके कारण हमने पूरा एक वीडियो बना के देख लिया कि हाँ देखो ये अचानक से रिलीज होगा, तो इस वजह पर इन अर्थक्वेक के रीजन पे आपको सुनामीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी मान लो अर्थक्वेक आया, मान लो कि ये ओशनिक प्लेट नहीं भी रहा है, फिर भी कभी अर्थक्वेक आया और क्रस्ट वाले रीजन में या फिर मेंटल वाले रीजन में हमको ऐसा देखने को मिला कि काफी खोखला जमीन था वहाँ का। जैसे ही अर्थक्वेक आया तो जो भी सी बेड हुआ था, सी बेड की काफी सारी जमीनें वो अंदर की तरफ धस गई। तो यहाँ से भी ये होगा कि जो उसके ऊपर पानी चल रहा था वो भी अचानक से अंदर की तरफ सक होगा, और यहाँ से ये वाला रेस थोड़ा सा ऊपर उठेगा, इधर से भी ऊपर उठेगा, फिर अचानक से ये एक वेव का शेप ले लेगा, और मे भी पॉसिबल है कि इन सब वजहों से भी हमको सुनामी देखने को मिल सके। अर्थक्वेक के पीछे यहाँ पर अब होगा क्या कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये प्लेट जो होते हैं आपस में टक्कर करते हैं, और यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। ये टेंशन जैसे ही अचानक से रिलीज होता है, ऑन ए सडन रिलीज ऑफ दिस टेंशन क्या होता है कि वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे सुनामी वहां से फिर जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पर हमने ये समझा कि अर्थक्वेक इंड्यूस सुनामी आखिरकार कैसे होता है, और इसके बेसिस पर हमने एक वीडियो भी देख लिया था। अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे कि सुनामी वेव्स का प्रोपगेशन। सुनामी वेव्स आपको पता होगा कि डीप वाटर्स में काफी स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और जहां पर शैलो वाटर्स आते हैं, शैलो वाटर मतलब जहां पर डेप्थ काफी कम है, और एक जगह जहां पर डेप्थ काफी ज्यादा है, इन दोनों जगहों के वेव्स के बिहेवियर में काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। साइंस का ये कहना है कि जब भी डीप ओशियन में ऐसा कोई भी सुनामी वेव जनरेट होता है, तो यहाँ पर मुश्किल से 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर ही डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और चूंकि हमने बात किया कि इसका जो भी वेवलेंथ है बहुत बड़ा होता है, तो आप समझो कि ये जो 1 मीटर से 5 मीटर की तरफ ये पानी ऊपर या नीचे आया हुआ है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आगे चल के लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक यही वाला 5 मीटर चल रहा होगा ऐसे। तो क्या आप बताओ कि अगर यहाँ पर आपकी शिप होगी भी, तो भी आपको पता चल पाएगा क्या कि ये 5 मीटर कितना ऊंचा हो गया है या फिर कैसे हो गया है? बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी इंसान सी के अंदर रहता है वो उसको कभी भी सुनामी का पता नहीं चलता है। पानी के अंदर इन द सेंस की एकदम शोर के किनारे वाला नहीं, लगभग जैसे मैंने बात किया ना 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो इन सभी रेंजेस में अगर कोई बोट होता है तो उसको सुनामी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा है कि जब भी वाटर जो है वो डीप ओशन में ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पर इसका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होगा, और जो इसका वेव लेंथ है वो काफी ज्यादा होगा, और हम बोलेंगे कि जो भी इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये जो हाइट जो बनाते हैं ना ये लोग, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इनका एम्पलीट्यूड सी वाले सरफेस वाले, सी के जो सरफेस है बहुत गहराइयों में, वहां पर तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये कोस्टल रीजन पर आता जाता है, क्योंकि इसको एनर्जी कंजर्व करनी होती है और यहाँ पर इतना पानी होता नहीं है कि जिसको ये ऊपर उठा सके इतना, तो ये ब्रेक होना स्टार्ट होता है। लेकिन ये वेव्स जो है ये आपस में एक नहीं आती हैं, जब भी आती हैं तो आप समझ लो 3 आएंगी, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो पहला जो वेव होगा उसको हम अचानक से ये भी नहीं बोल सकते कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव जो है वो पहला वेव होगा, उसके बाद धीमे धीमे आएंगे वेव्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर पहला वेव हो सकता है कि उतना स्ट्रॉन्ग ना हो,
लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि दूसरा तीसरा चौथा जो भी वेव्स इसको फॉलो करते हैं वो सब भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और देखो ये जैसे ही शोर की तरफ पहुंचेगा ना, तो यहाँ जो पानी का हाइट है या फिर शैलो वाटर रहेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो डीप ओशियन में हमने देखा कि काफी गहरा था, लेकिन कोस्टल रीजन तक पहुंचते पहुंचते ये जो हमारा प्लेट है या फिर क्रस्ट है ये काफी कम हो जाता है। तो इसीलिए एनर्जी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ये अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। और इसी एम्पलीट्यूड को हम देखते हैं कि भले ही डीप सी ओशन में ये केवल केवल 1 ही 2 मीटर ऊपर नीचे उठा हो सकता है कि कोस्टल रीजन तक आते आते ये 30 से 35 मीटर ऊंचा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो अचानक से ये जो वेव बड़ी हो जा रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शोवालिंग इफेक्ट। इसको भी एक बार हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को देखो और सिमिलर काइंड ऑफ वे में जिस तरीके से हमने और भी बात किया कि वेव्स कैसे प्रोपगेट करते हैं, हो सकता है कि एयरक्राफ्ट के स्पीड के बराबर ये लोग ट्रैवल करते हो, तो ये देखो ऊपर से एयरक्राफ्ट आ रहा है। और सिमिलर ये मान लो कि अगर 640 से 960 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता होगा तो भी ये इतनी स्पीड से निकल जाएगा। तो ये इसके साथ साथ देखो आप सुनामी भी निकल आ रहा है, और यहाँ पर जो वेव का हाइट है वो 0.5 मीटर है। इसके बाद ये तो प्रोपगेशन की बात हो गई। अब इसके बाद देखो और क्या होगा, यहाँ पर शोलिंग दिखाने की कोशिश की गई है। तो क्या होगा कि डीप ओशन में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे सी शोर की तरफ जाता जा रहा है, देखो इसकी हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और यहाँ तक आते आते होगा कि ये 4-5 मीटर 6 मीटर ऊपर पहुंच गई अगर यहाँ पर कोई भी माइन्यूट सा ही डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पर हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। फिर इसके बाद ये वाला जो रीजन है आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो भी मैं आपको और भी पहले डिफाइन कर रहा था। क्या होता है कि हाउ अर्थक्वेक्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पर मान लो एक सिस्मिक वेव डेवलप होता है, और ये सिस्मिक वेव आज का सिस्मिक सी वेव है। अब यहाँ से देखो कि जैसे ही फॉल्ट क्रिएट हुआ, पानी हमेशा इसी डायरेक्शन में ऊपर उड़ गया। अब ये दोनों फर्दर डायरेक्शन में जाने स्टार्ट कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी यहाँ पर देखोगे आप तो एम्पलीट्यूड बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे शोर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं ये हाइट जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान देने की है कि शुरुआती तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि जब अर्थक्वेक के लिए कोई भी मान लो सबडक्शन हो गया यहाँ पर अचानक से, तो इस सबडक्शन को रिलीज करने के लिए, सबडक्शन को सही करने के लिए कोस्टल रीजन से जो वाटर है वो दूसरे डायरेक्शन मतलब ओशन की तरफ में और खींचे चले जाते हैं। इसके बाद लेकिन जब सुनामी आता है तो फिर वो काफी कैटास्ट्रॉफिक होता है, काफी बड़े लेवल पर देखने को, मास डिस्ट्रक्शन देखने को हमको मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से सुनामी डेवलप होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे प्रोपगेट करता है। इन सब बेसिस पर हम अगर पढ़ें कि सुनामी वेव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो देखो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे शोर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं ये हाइट जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान देने की है कि शुरुआती तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि जब अर्थक्वेक के लिए कोई भी मान लो सबडक्शन हो गया यहाँ पर अचानक से, तो इस सबडक्शन को रिलीज करने के लिए, सबडक्शन को सही करने के लिए कोस्टल रीजन से जो वाटर है वो दूसरे डायरेक्शन मतलब ओशन की तरफ में और खींचे चले जाते हैं। इसके बाद लेकिन जब सुनामी आता है तो फिर वो काफी कैटास्ट्रॉफिक होता है, काफी बड़े लेवल पर देखने को, मास डिस्ट्रक्शन देखने को हमको मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से सुनामी डेवलप होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे प्रोपगेट करता है। इन सब बेसिस पर हम अगर पढ़ें कि सुनामी वेव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो देखो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि सुनामी वेव्स जब भी आएंगे तो आप देखो पानी के अंदर जब भी कंकड़ फेंकते हो तो रिपल्स क्रिएट होते हैं। वो ऐसा नहीं कि केवल एक ही सिंगल रिपल क्रिएट हुआ हो और उसी को हम लोग देखते हो, तो बहुत सारे रिपल्स आते हैं ना। इस तरीके से ये भी आप समझो सुनामी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ आप समझोगे कि प्रोसेसर डिफिनेशन सब वैसी ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर सीरीज ऑफ वेव्स आते हैं, तो इसमें ये बोला जाता है देखो पहला वेव जो है वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पता कैसे चलता है कि सुनामी आने वाली है, उसमें सिंपल सी यही बात है कि जो भी कोस्टल एरियाज का हैबिटेबल लैंड सरफेस था उसको हमें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुनामी वेव्स आते हैं तो उन सबको तबाह कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली सुनामी वेव्स के। और भी क्या है कि शैलो वाटर में वेव्स जो है वो अपनी वेव लेंथ को बढ़ा देता है, मतलब शैलो वाटर मतलब कोस्टल रीजन में आप देखोगे कि सॉरी अपनी वेव लेंथ को ये कम कर देता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि अपनी जब वेव लेंथ ये कम कर देगा शैलो वाले फोकस वाले रीजन में, क्यों, क्योंकि अब इसका जो वेव लेंथ होगा वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो कि 100 किलोमीटर दूर था उस बेसिस पर नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें हमने एक इलस्ट्रेशन देखा ना, इलस्ट्रेशन नहीं देखा शायद, मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर आप देखो कि आखिरकार ये जो बॉल है ना ये आपकी शिप है और ये बड़े बड़े वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन क्या इसका असर इस बॉल के ऊपर कितना पड़ रहा है हम देखने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं होता है, बस ये मान लो कि सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैवल कर लेता है जिस डायरेक्शन में वेव आगे की तरफ बढ़ना चाहती है। आप बिल्कुल क्लियरली इसको समझ सकते हो कि देखो जैसे जैसे वेव्स आती जाएंगी ये उसी के अकॉर्डिंग सी भी अपने आप में चेंजेस करता जाएगा। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा आप देखोगे कि यहाँ पर भी आप एक और नोटेशन देख सकते हो जिसके बेसिस पर आप समझ पा रहे होगे कि कैसे एक ही पोजीशन पर टिके रहने के बाद भी वेव्स जो है वो ट्रैवल होते हैं, क्रिएट होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये एक एनिमेशन है जिसके बेसिस पर हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं वापस सुनामी के प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमें पता चल गया कि देखो जो भी वाटर शैलो होगा वहां पर स्पीड भी धीमी हो जाएगी, प्लस जो हमारा वेवलेंथ है वो वेवलेंथ भी काफी ऊंचा हो जाएगा, इसी का सुनामी नाम ही है। अगर डीप वाटर की बात करेंगे तो ये सब वहां से बहुत स्पीड से तो आएगा, लेकिन कोस्टल एरिया तक आते आते काफी लेट हो जाएगा। इसके बाद हम एकदम एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ इज सुनामी डिफरेंट फ्रॉम ए विंड जनरेटेड वेव। हमको क्या पता चलता है कि जितने भी सी सरफेस के वेव्स क्रिएट होते हैं ना, इन सी सरफेस पे वेव्स का मेन कारण होता है जो इसके ऊपर ये हवाएं बह रही हैं। जो भी हवाएं बहती हैं तो इन पानियों को भी अपने साथ थोड़ा सा इफेक्ट देते हुए बहा ले जाती है। बेसिकली देखा जाए तो विंड के चलते ही कुछ वेव्स जनरेट होते होंगे, तो इनका सुनामी के वेव्स जनरेट होने के क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो दोनों के दोनों तो वेव ही हैं,
तो इन दोनों वेव्स के अपने अपने वेवलेंथ होंगे, अपने अपने पीरियड होंगे और अपने अपने स्पीड होंगे। स्पीड को हम समझते हैं, पीरियड को हम समझते हैं, दिखा देते हैं। देखो जो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि एक वेव उठता है, क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, ठीक, ये देखा था। तो अगर यहाँ वाले पॉइंट से वापस यहाँ वाले पॉइंट पे पहुंचने में उसको जितना भी टाइम लगता होगा वो उसका टाइम पीरियड है या फिर सिंपल पीरियड है, ठीक। इसके बाद स्पीड की बात करें, कितने स्पीड से ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है वो उसकी स्पीड होगी, सिंपल सी बात है। इन सब के बेसिस पर अगर हम इन दोनों वेव्स को अगर डिफरेंशिएट करके देखें तो हमको पता चलेगा कि देखो सुनामी के जो सोर्सेज होते हैं वो अर्थक्वेक हो सकते हैं, लैंडस्लाइड के कारण हो सकते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण हो सकते हैं, वेदर के अलग अलग चीजों के कारण जिसको हम लोग मेटियो सुनामी बोल रहे थे, तो ये मेटियो सुनामी की वजह से हो सकते हैं, या फिर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, दूसरे जो अर्थ के पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ के सरफेस पर गिर जाए, सिमिलर काइंड ऑफ जैसे कि नदी के अंदर हम लोग पत्थर फेंकते हैं। लेकिन ये तो सुनामी का कारण है। विंड वेव का सिंपल कारण है, जो कि हवाएं बहती हैं, केवल वही कारण है। और अपने साथ साथ ये ओशन के सरफेस वाले पानी को भी बहा ले जाता है। एनर्जी की अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा वाटर कॉलम, जो पूरा डेप्थ है ना ओशन सरफेस का, वो पूरा मूव कर जाता है। लेकिन विंड वेव की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंपली केवल और केवल ओशन सरफेस तक ही सीमित रह जाता है। वेव लेंथ जो है इसका वो 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल से 20 से 30 मीटर तक ही होते हैं। वेव पीरियड जो है इनका 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक हो सकता है। मतलब कि पहला वेव हमारे शोर पे पहुंच गया, ये हमारा शोर था, मान लो शोर पे पहुंचा, तो अब ऐसा नहीं कि एक बार सुनामी का ये वाला वेव आ गया तो आप शांति से फिर बाहर निकल जाओ, चलो ठीक है तो सुनामी निकल गई, हम घरों से बाहर निकल के देखते हैं क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दूसरा वेव भी ट्रैवल करते हुए आ रहा है कुछ देर में। हो सकता है कि इसका वेव लेंथ जो है वो काफी दूर हो, 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर हो। पहुंचने में दूसरे वेव को टाइम लग जाए। हो सकता है कि बहुत जल्दी 5 मिनट में पहुंच जाए, हो सकता है कि इनके बीच में 2 घंटे तक का भी डिफरेंस हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सबके पीछे अब आपको ये समझाना चाहिए कि जो वेवलेंथ की हम बात कर रहे थे, वेवलेंथ ज्यादा है और जो वेव का पीरियड है वो भी अलग अलग टाइम पीरियड पे देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ, वेवलेंथ, इन सब के बेसिस पर। यहाँ पर आप देखोगे विंड वेव का वेव पीरियड ये तो मुश्किल से चंद सेकंड्स में होते हैं। वेव की हाइट कितनी होती है आप समझ रहे हो कि 10 मीटर से लेकर 30 मीटर हाइट ऊंची होती है, मतलब कि 10-10 इमारत ऊंची, मतलब कि 3 इमारत से लेकर 10 इमारत तक की ऊंची बिल्डिंग के बराबर ये वेव की हाइट होती है। और इनकी हाइट तो मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर या कभी कभी बहुत मुश्किल से मीटर तक पहुंच सकती है, 1 मीटर तक। मतलब वेव की स्पीड यहाँ पर 800 से 900 kmph होती है, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसके साथ साथ एक एयर जेट को भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर जो विंड वेव की स्पीड होती है वो तो बहुत छोटी सी होती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, या फिर मैक्सिमम जब मानसून वगैरह का टाइम होता है या फिर विंड की स्पीड काफी तेज होती है उस टाइम पर 100 kmph की स्पीड भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन फिर भी कंपेयर करो तो बहुत कम है। एक और क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि सुनामी वेव्स आर नॉट नोटिस्ड बाय द शिप्स फार आउट एट सी। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है और वेवलेंथ के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जब एम्पलीट्यूड मान लो कि ये ओशन का नॉर्मल सरफेस रहा और डीप सी ओशन में आपको केवल और केवल इतना ही ऊंचाई देखने को मिलता है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 किलोमीटर है, तो उसके रेंज में तो ये आपको चंद मीटर्स दिखेगा केवल। तो आप खुद ही सोच लो कि यहाँ पर, और ये बहुत स्पीड से निकल जाती है, स्पीड भी काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए जो शिप है आपका वो वर्टिकल और डाउनवर्ड मोशन में तो एक बार आएगा लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बहुत ही सिंपल, वो पता भी नहीं चल पाएगा कि ये सुनामी का वेव था, उसको लगेगा नॉर्मल कोई भी वेव, वो तो ऐसे ही डिस्कस करेगा कि केवल केवल सिंपल वेव जैसा था। लेकिन जब शोर पे पहुंचेगा तब उसकी हाइट बढ़ती है, तब समझ में आता है कि हाँ ये वाला जो है सीन ये खतरनाक है। 2004 इंडियन ओशन सुनामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुनामी जो है या फिर हार्बर वेव जिसको हम लोग बोलते थे, वो 26 दिसंबर 2004 की ये घटना है। इसके अंदर क्या हुआ कि जो भी सुमात्रा का वेस्टर्न बाउंड्री है वहां पर एक एपिसेंटर डेवलप होता है। एपिसेंटर यहाँ पर है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो कि ये हमारा सुमात्रा वाला रीजन का ये जो वेस्टर्न पोर्शन है यहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब ये ट्रैवल करते हुए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहा है। इसके लिए हुआ क्या था, यहाँ पर आपको कुछ प्लेट्स दिख रहे होंगे, ये वाला इंडियन प्लेट है, ये वाला बर्मा प्लेट है। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडियन प्लेट की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, काफी बड़ा प्लेट भी है, इसके चलते भी डेंसिटी ज्यादा हो सकती है। तो जो बर्मा प्लेट है ये इसके अंदर, बर्मा प्लेट के अंदर इंडियन प्लेट हमारा सबडक्ट हो रहा है। अब सबडक्ट होते होते एक सडन मूवमेंट आएगा। सडन मूवमेंट इतना खतरनाक रहा कि वो डीप ओशन में भी 10 से 20 मीटर ऊंचा दिख गया, जो कि ये 10-20 मीटर तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब हमारे यहाँ सरफेस पे पहुंचेगा, शोर पर पहुंचेगा तब की ये बात है। लेकिन आप सोचो कि वहीं पर 10 से 20 मीटर हो गया, तो इतने बड़े ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर का अचानक से गैप में इमर्ज हो जाना बहुत ही खतरे का घंटी है ना ये। तो आप समझ सकते हो इस चीज को। फिर यहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग वाटर मास को कैसे विथड्रॉ करना है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब भी ऐसा अगर कोस्टल रीजन से अचानक से पानी अपने पीछे की तरफ जाने लगे तो आप समझ लो कि कुछ देर बाद ही सुनामी आने वाली है। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो ये तो इसमें हमने कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की। यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा कि कौन सा प्लेट किसके नीचे है। तो ये जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के अंदर, ये जो बर्मा माइक्रो प्लेट लिखा हुआ है इसके अंदर सबडेक्ट होते हुए हमको दिखता है, इसी के चलते ये बड़े लेवल की सुनामी वेव जनरेट हो गई। जैसे जैसे वेव जो है वो एपिसेंटर से, जो कि सुमात्रा के वेस्टर्न पोर्शन पर है, इससे अंडमान आइलैंड तक पहुंचा और श्रीलंका आइलैंड तक पहुंचा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी वेव की लेंथ जो है वो कम हो गई है, लेकिन चूंकि इसको एनर्जी कंजर्व करना था तो इसके चलते जो एम्पलीट्यूड है वो काफी ज्यादा हो गया और स्पीड भी काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कंट्री में इसने कौन कौन से कोस्ट पे इफेक्ट दिखाया था अपना, तो एक तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार। पांडिचेरी नहीं, अब तो पुडुचेरी हो गया है। तो इन सब जगहों पर बिल्कुल नॉमिनल सी बात है कि यहाँ पर ही आपको सुनामी देखने को मिला होगा। ईस्टर्न कोस्ट पे आप यही देख सकोगे। बात करते हैं हम वार्निंग सिस्टम का, क्या आखिरकार पूरे वर्ल्ड भर में इन सुनामीज के अगेंस्ट में कौन कौन सी प्रिपरेशन है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर देखो, क्योंकि अर्थक्वेक को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इतने बजे के इतने मिनट पर आपका अर्थक्वेक आने वाला है, सतर्क रहो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अर्थक्वेक को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन
क्या होता है कि ऐसे कुछ सेंसर्स लगा दिए मान लो सी बेड के अंदर, तो इस पे जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, मान लो कि यहाँ पे कोई भी फॉल्ट आता है और यहाँ पर एक गहरा कुछ भी क्रेस्ट बन गया, तो इसका प्रेशर जो है काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इतने हाइट का पानी इसके ऊपर से अचानक से गायब हो गया। बहुत बार हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ऐसे क्रेस्ट भी बन जाए, ये सॉरी ये ट्रफ था, ऐसे पूरा क्रेस्ट बन जाए। इस डिवाइस के बेसिस पर हम ये बता सकेंगे कि यहाँ का जो प्रेशर है वो अचानक से बढ़ गया है। अब क्या करेगा कि ये जो भी सेंसर्स होंगे ये यहीं पर फ्लोट करते हुए कुछ होंगे, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ तक सिग्नल पहुंचानी है। ये सिग्नल को प्रोसेस करेंगे और हमारे सैटेलाइट तक भेजेंगे। सैटेलाइट इन टर्न जो भी ब्रॉडकास्ट अलर्ट्स भेजना होगा अथॉरिटीज को, मीडियाज को, वो सब फिर भेजने का काम करेगी। ठीक है, तो इस बेसिस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं कि वार्निंग सिस्टम्स अभी भी कंट्री में चल रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर 1965 में इसी अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोआ। नोआ के अंदर में बेसिकली जितने भी पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं वो सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं और इन्होंने एक डार्ट गेज डेवलप किया। डार्ट गेज क्या है? डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। यहाँ पर जो भी गेज होगा वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसको सी फ्लोर पर इंडक्ट कर देंगे। जैसे ही कुछ भी चेंजेस आता है तुरंत इनको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होने जा रहा है, सुनामी जैसा कुछ आने वाला है, उसके हिसाब से ये लोग अपने को प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। फाइनली अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या प्रिपेयर्डनेस है इस पूरे सुनामी को लेकर, तो जिस हिसाब से अभी तक हम लोग डार्ट गेज देख रहे थे ना वहां पर, तो ऐसा ही इंडिया ने कुछ डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि इंडियन ओशन में 2014 से प्लेस कर दिया गया। अब ये भी एक प्रकार का ऐसा ही सेंसिटिव डिवाइस होगा जो कि प्रेशर के डिफरेंस को ये आंक लेता होगा। इसी के चलते ये जो आसपास के गवर्नमेंट्स है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, इन सबके पास एक छोटे छोटे नेटवर्क के फॉर्म में मैसेज ये मान लो कि ट्रांसमिट कर देता होगा। अब इसके बाद हुआ क्या कि नेशनल सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ये एक नोटिस जारी करेगा, जिसके बेसिस पर ये बताएगा कि देखो इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ चुका है और इतने इतनी देर में सुनामी आने वाली है, तो इसलिए आप सब लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, सतर्क रहो और हमेशा कुछ हाइट एक्वायर कर लो, क्योंकि काफी ऊंचे ऊंचे ये वेव्स हो सकते हैं। तो ये सबका जो भी प्रावधान है ना, ये हमारे इंडिया में इन सब चीज को अरेंज करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसके अंदर एक छोटा सा सर्विस है जिसको हम लोग इंकॉइस के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस, हैदराबाद में। तो ये सभी लोग ये डिस्कशन में या फिर ये साइंस डेवलप करने में लगे किस हिसाब से सुनामी के अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम और अच्छे तरीके से बना पाए। अभी तो 10 मिनट और 30 मिनट तक ले लगता है इन सभी चीजों को ट्रांसमिट करने में, पहुंचाने में, मेन सेंटर तक पहुंचने में, उस पर एक्ट करने में। तो अब ये चाह रहे हैं कि कुछ डायरेक्ट डेटा इनके पास पहुंच जाए, जिसके बेसिस पर ये बता पाए कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है या फिर अर्थक्वेक आ चुका है और इसके बेसिस पर सुनामी आने वाला है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन, और इस डिस्कशन में हमने बिल्कुल डिटेल से सुनामी के बारे में पढ़ लिया है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको और भी कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो बात बिल्कुल अलग होती है। लेकिन आज अपने एंड पे हमने इस लेक्चर को खत्म कर दिया है।